आज के इस वीडियो में हम श्रम के पूर्ति फलन का निरूपण किस तरह से होगा इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में शुरू किया था कि श्रम के पूर्ति फलन का निरूपण उपयोगिता अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर किया जा सकता है। सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन के निरूपण मतलब डेरिवेशन की दो विधियां हैं। पहली विधि सरल अधिकतम करण की है और दूसरी विधि उपयोगिता अधिकतम करण की है। अब इन दोनों विधियों से किस तरह से श्रम का पूर्ति फलन निरूपित होगा, इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम क्लियर करने का, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ये एग्जाम्पल लेते हैं। एक उदाहरण हमने लिया है कि यदि उपयोगिता फलन U इक्वल टू लेजर एंड इनकम L इंटू वाई है तो श्रम का पूर्ति फलन सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन निरूपित कीजिए और यह भी दर्शाइए कि श्रम अधिकतम 12 घंटे ही कार्य करेगा, फिर चाहे मजदूरी की दर कुछ भी हो। एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण से हम श्रम का पूर्ति फलन निरूपित करेंगे, निकालेंगे। तो पहली विधि, पहला तरीका, पहला मेथड जो है, जैसा हमने अभी बात की थी कि श्रम के पूर्ति फलन का निरूपण दो विधियों से संभव है, दो विधियों से किया जा सकता है। तो सरल अधिकतम करण की विधि हम काम में ले रहे हैं, सिंपल मैक्सिमाइजेशन मेथड। हमारे पास उपयोगिता फलन U इक्वल टू L इंटू वाई है। ये हम जानते हैं कि टोटल टाइम T इक्वल टू L प्लस W के बराबर होता है। लेजर प्लस वर्क, आराम के घंटे और कार्य के घंटों का योग है जो T के बराबर होता है। T इक्वल टू 24 होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो L जो है, अब L T में से, टोटल टाइम में से कार्य के घंटे घटा दो तो T माइनस W होगा। ठीक है। और आमदनी कितनी होगी? मजदूरी की दर गुणा कार्य के घंटों के बराबर होती है आमदनी। Y इक्वल टू R इंटू डब्लू। ये जब हमने मजदूरी रेखा निकाली थी, दर्शाई थी, तब पूरी तरह से इन दोनों चीज़ों पे हमने बात कर ली थी। अब जो हमारा उपयोगिता फलन है, इसको W की फॉर्म में लेके आइए। जहाँ भी लेजर और इनकम है, कोशिश कीजिए कि वहाँ W आ जाए। तो या फिर आप ये ध्यान रखिए कि L की जगह ये रखिए और Y की जगह ये रखिए। L की जगह तो T माइनस W होगा और Y की जगह R इंटू W हो जाएगा। तो उपयोगिता फलन U इक्वल टू T माइनस W इंटू R इंटू W हो गया। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो R इंटू T W माइनस R इंटू W स्क्वायर हुआ। उपयोगिता अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त यह होगी कि DU बाई DW वर्क आवर्स हैं, जो कार्य के घंटों में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन हो, DU बाई DW ये 0 के बराबर हो। ये प्रथम क्रम की शर्त है, ध्यान दें। ये क्रम की शर्त ये होगी कि इसका एक और अवकलन जब हम करेंगे, आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाई है, तो वो ऋणात्मक होना चाहिए उसका मान। तो चलो निकालते हैं। DU बाई DW यानी इसका W के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, कीजिए। R देखिए, R फिक्स है, T फिक्स है, तो इसलिए अब सिर्फ एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल W है यहाँ पे, वर्क आवर्स हैं, तो इसलिए ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, पार्शियल नहीं होगा। आंशिक अवकलन की बजाय साधारण अवकलन, सामान्य अवकलन, सरल अवकलन हो जाएगा। तो DU बाई DW कीजिए। R इंटू T तो रह गया बाहर एक तरह से, और W का अवकलन W के सापेक्ष में 1 हुआ, तो ये R इंटू T रह गया, माइनस चिन्ह ये है। फिर कीजिए R इंटू डब्लू स्क्वायर का, तो इसका होगा 2R इंटू डब्लू।
ये प्रथम क्रम की शर्त क्या है, ये शून्य के बराबर होनी चाहिए, इसको 0 के बराबर रखिए। जब 0 के बराबर आर टी इक्वल टू, भाई टी को एक तरफ डब्लू को एक तरफ ले जाइए, तो आर टी इक्वल टू 2 इंटू आर डब्लू, आर से आर कैंसिल हो गया, डब्लू इक्वल टू टी बाई 2। ये सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन हुआ, श्रम का पूर्ति फलन। यही तो हमने अभी बताया था कि श्रम के पूर्ति फलन का सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन का निरूपण उपयोगिता अधिकतम करण की प्रथम क्रम की शर्त के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, द्वितीय क्रम की शर्त यह होगी कि डी स्क्वायर यू बाई डी डब्ल्यू स्क्वायर, यानी इसका एक और बार अवकलन डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में कीजिए तो वो ऋणात्मक होना चाहिए। तो करिए साहब, डी स्क्वायर यू बाई डी डब्ल्यू स्क्वायर करेंगे तो ये तो देखिए 0 हो गया, आर कॉन्स्टेंट टी कॉन्स्टेंट 0 हो गया, बचेगा क्या, माइनस चिन्ह, यहाँ है डब्ल्यू तो -2r हुआ बचा, डब्ल्यू का तो 1 हो गया तो -2r, आर पॉजिटिव होगी, रेट ऑफ वेज मजदूरी की दर धनात्मक होती है और 2 भी धनात्मक है, तो चिन्ह चूंकि ऋणात्मक है इसलिए निश्चित रूप से डी स्क्वायर डब्ल्यू बाई डी डब्ल्यू स्क्वायर ऋणात्मक होगा। ऐसे में यह श्रम का पूर्ति फलन हुआ। ठीक है, अब देखिए इस पूर्ति फलन की विशेषताएं इसी से निकल सामने ही है हमारे, बस समझने की जरूरत है। यहाँ देखिए ये है आपका पूर्ति फलन W इक्वल टू टी बाई 2, ये सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन है, और टी क्या है, 24 आवर्स इन एड है, एक दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं, तो 24/2 हो गया W एक तरह से। कार्य के घंटे कितने हुए, T/2, तो श्रम के पूर्ति फलन से स्पष्ट है कि श्रमिक, अब 24/2 का मतलब 12 हो गया, श्रमिक प्रतिदिन 12 घंटे यानी T/2 से अधिक कार्य नहीं करेगा, फिर चाहे मजदूरी की दर कुछ कितनी भी अधिक क्यों ना हो, रेट ऑफ वेज कितनी भी हो, श्रमिक 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन है, श्रम के पूर्ति फलन में आर कहीं है ही नहीं, मजदूरी की दर है ही नहीं, जब है ही नहीं तो उस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन मजदूरी की दर पर निर्भर नहीं कर रहा है, नहीं करता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो हो गई सरल अधिकतम करण की विधि। दूसरी विधि हमारी है उपयोगिता अधिकतम करण की विधि, उससे श्रम के पूर्ति फलन का हम निरूपण करते हैं। तो मैक्सिमाइज कीजिए उपयोगिता अधिकतम करण की जो विधि है, अब इस विधि की सहायता से, दूसरे सेकंड मेथड की सहायता से हम श्रम का पूर्ति फलन निकालते हैं। मैक्सिमाइज u इक्वल टू L इंटू डब्लू, L इंटू वाई, जो कि दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है, प्रतिबंध क्या है, सब्जेक्टिव। अब टाइम हमारे सामने यहाँ एक प्रतिबंध है, T इक्वल टू L प्लस डब्लू, जो 24 घंटे हैं, कार्य आराम करेंगे, अब करेगा श्रम या कार्य करेगा, या आराम और कार्य दोनों काम करेगा। ठीक है, इनके योग के बराबर होता है, कार्य के घंटे और आराम के घंटे जो होंगे वो दिन के 24 घंटे होंगे। अब यह हम जानते हैं कि मजदूरी जो है, मजदूरी की दर और कार्य के घंटों का गुणनफल है वो आय के बराबर होता है, यानी कुल आय एक श्रम या श्रमिक दिन में अधिकतम जो प्राप्त कर सकता है वो होगी उसकी मजदूरी की दर और कार्य के घंटों के गुणनफल के बराबर। तो कुल आय मजदूरी की दर और कार्य के घंटों के गुणनफल के बराबर होगी, और कार्य के घंटे हम इससे निकाल सकते हैं। कुल आय में अगर मजदूरी की दर का भाग दे दें तो कार्य के घंटे निकल के आ जाएंगे, y/r बराबर W होता है। ठीक है, अब रख दीजिए साहब W की जगह, तो T माइनस जो हमारा प्रतिबंध होगा वो थोड़ा बदल जाएगा, T माइनस L माइनस W इक्वल टू 0 जो है वो W की जगह y/r रख दिया हमने, तो T माइनस L माइनस
आर इक्वल टू 0, ये प्रतिबंध हुआ। अब क्योंकि प्रतिबंध सहित है तो आपको ध्यान होगा कि लॉन्ग रेंज फलन बनाना पड़ता है। तो लॉन्ग रेंज फलन का निर्माण आप जब करेंगे, लॉन्ग रेंज फलन होता है पाई बराबर उद्देश्य फलन प्लस लैम्बडा इंटू प्रतिबंध, ये होता है। तो उद्देश्य फलन हमारा जो है पाई इक्वल टू एल इंटू वाई प्लस लैम्बडा इंटू सब्जेक्ट क्या है टी माइनस एल माइनस वाई बाई आर, ये हो गया। ये जो फलन है, अब प्रथम क्रम की शर्त, उपयोगिता अधिकतमकरण की प्रथम क्रम की शर्त क्या है कि इसके प्रथम क्रम के अवकलज 0 के बराबर हों, और द्वितीय क्रम की शर्त जो है अधिकतमकरण के लिए होती है कि बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट, सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक का मान धनात्मक हो। ये दो शर्तें हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लेज़र, इनकम, ये जो वेरिएबल हैं और लैम्बडा, तो सबसे पहले तो इस फलन का हम एल के सापेक्ष, लेज़र के सापेक्ष में अवकलन करते हैं। तो डेल पाई बाई डेल्टा हो गया, क्यों आंशिक होगा ये, अब एक से ज़्यादा वेरिएबल हमारे सामने हैं। तो डेल पाई बाई डेल एल इक्वल टू, अब इसका करेंगे तो वाई, क्योंकि एल का तो एक हो गया, माइनस हमने क्यों लिया है, कारण क्या है कि प्लस ले लो आप, प्लस लैम्बडा को तो एज इट इज रखो और लेबर यहाँ है सिर्फ, तो -1, तो -1 इंटू लैम्बडा, तो ये हो गया माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इसका आमदनी या आय के सापेक्ष में आंशिक अवकलज ज्ञात करेंगे। तो डेल पाई बाई डेल वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे एल, वाई का तो एक हो गया, तो एल माइनस यहाँ पे है ये रही, तो 1/r हुआ इंटू लैम्बडा, और चिन्ह माइनस का तो माइनस लैम्बडा बाई आर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और डेल पाई बाई डेल लैम्बडा के सापेक्ष में अवकलन जब करेंगे तो t माइनस एल माइनस वाई बाई आर इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन हमारे सामने आ गए। ठीक है, इक्वेशन 1 से को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, अब लैम्बडा को एक साइड ले जाइए, y इक्वल टू लैम्बडा, तो मैंने इसको 4 नाम दे दिया, इक्वेशन 4, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कई लोग नहीं देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। और 5 को मैं जो समीकरण 2 को मैंने बदल दिया l इक्वल टू लैम्बडा बाई आर, यहाँ से ये इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 से हम 4 में 5 का भाग दे दीजिए, अगर आपके ये ज़्यादा अच्छे से याद रहता है या समझ में आता है। 4 को 5 से विभाजित जब हम करेंगे तो y बाई एल इक्वल टू लैम्बडा बाई आर, ये हो जाएगा। ये क्या है, लैम्बडा बाई आर, एल बराबर ये रहा है, और या फिर आप सीधा लैम्बडा की वैल्यू रख दें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लैम्बडा आ गया है। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एल इक्वल टू लैम्बडा बाई आर है और लैम्बडा की वैल्यू वाई है, तो वाई बाई आर आ जाएगा। एल बराबर वाई बाई आर और वाई बराबर लैम्बडा इंटू एल होगा। कैसे भी कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। ये इक्वेशन नंबर 6 होगा। जो y की वैल्यू है, जो ये आई है, इसको इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो t इक्वल टू, इक्वेशन 3 क्या है, t, अब इसको एक तरफ ले जाइए, t बराबर एल प्लस वाई बाई आर हो जाएगा। तो t बराबर एल प्लस वाई बाई आर, जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें y की वैल्यू जब हम रखेंगे तो t इक्वल टू एल प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से r इंटू एल है, तो r इंटू एल बाई आर, r से r कैंसिल हो गया, एक l यहाँ एक l यहाँ, तो यहाँ हो गया 2l, तो t इक्वल टू 2l और l इक्वल टू t बाई 2, l लेज़र इक्वल टू t बाई 2। अब आपने ये आपके ध्यान होगा, ये ध्यान नहीं है तो निकाल लीजिए, क्योंकि हमें चाहिए क्या, W चाहिए, वर्क आवर्स चाहिए, वही तो होगा श्रम का पूर्ति फलन। तो
टी इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू होता है, लेजर प्लस वर्क होता है, और एल इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू इक्वल टू सीधा भी आप निकाल सकते हैं टी माइनस एल होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू टी माइनस एल करिए, वर्क चाहिए हमें, वर्क आवर्स चाहिए, तो डब्ल्यू इक्वल टू टी माइनस एल, और टी माइनस एल, एल की वैल्यू क्या है, टी बाई टू है, तो टी बाई टू माइनस कीजिए टी में से, बचेगा क्या, टू टी माइनस टी बाई टू, यानी एलसीएम जब आप लेंगे तो बचेगा भाई एक टी में से आधा टी गया तो आधा टी बचा, टी बाई टू बच गया, तो डब्ल्यू इक्वल टू टी बाई टू, ये सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन हुआ। यही हमारा सरल अधिकतम के उनकी विधि में निकल के आया था श्रम का पूर्ति फलन। यही बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा, दोनों में मान समान होंगे, सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन एक ही होगा दोनों का, दोनों ही विधियों का। इसकी सेकंड ऑर्डर जो कंडीशन है वो ये है कि संबंधित बॉर्डर हैसियन डिटर्मिनेंट धनात्मक हो। अब देखो, क्योंकि आपके सामने तो होता, मेरे सामने स्क्रीन पे मुझे लाना पड़ रहा है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, इसका एक बार और एल के सापेक्ष अवकलन कीजिए, वाई के सापेक्ष अवकलन कीजिए और लैम्बडा के सापेक्ष कीजिए, फिर इसका एल के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, लैम्बडा, जितने भी वेरिएबल्स हैं तीनों इक्वेशंस को उनके रेस्पेक्ट में दोबारा से एक बार अवकलित कीजिए, एक बार और उनका अवकल याद कीजिए, जो मान आएंगे वो होंगे। डेल पाई बाई डेल एल इक्वल टू जीरो होगा, डेल स्क्वायर पाई बाई डेल एल स्क्वायर, यानी एल के सापेक्ष जब आप एक बार अवकलन करेंगे तो उसका मान जीरो होगा, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक आएगा, और लैम्बडा के सापेक्ष करेंगे तो -1 होगा। तो पहली रो में 0 1 -1, देखो आप यही आया है क्या, ये रहा 0 1 -1। फिर इक्वेशन 2 को एल से कीजिए, एल से करेंगे तो 1, वाई से करेंगे 0 और लैम्बडा से करेंगे तो -1 बाई आर, तो 1 0 -1 बाई आर, ये दूसरी रो हो गई, 1 0 -1 बाई आर। इसी तरह से इक्वेशन 3 का एल के सापेक्ष करेंगे तो -1, वाई के सापेक्ष करेंगे तो -1 बाई आर, और लैम्बडा के सापेक्ष में करेंगे तो 0 होगा, तो -1 बाई आर और 0, ये सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक आ गया। अब इसका मान निकाल लीजिए, आपके ध्यान होगा प्रथम पंक्ति के अनुसार विस्तार कर लें, इसका लाप्लास विस्तार जो है उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो फर्स्ट रो के अनुसार जब करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इससे संबंधित जो है ये वाला हिस्सा जो इसके सेकंडस मैट्रिक्स बनेगा उसका मान 0 हो जाएगा, ये और ये दो चीज़ बचेंगी। अब यहाँ आप जब निकालेंगे 1 -1 बाई आर और 0, तो ये 0, ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और इसका चिन्ह माइनस, तो +1 बाई आर यह हो गया, और इसका निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 बाई आर ये हो जाएगा, तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, आर एलसीएम आया तो 2 बाई आर, ऐसा मत कर देना 1/2 आर, 1/2 आर नहीं हो रहा है, लघुत्तम जब आप लेंगे तो आर एलसीएम आया 1 + 1 = 2, तो 2 बाई आर, 2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 होता है, और आर मजदूरी की दर है, निश्चित रूप से धनात्मक होगी, ऋणात्मक मजदूरी थोड़ी होती है कि भाई काम भी कर ले कोई आदमी और घर से ही पैसे दे जाए, ऐसा तो व्यवहार में तो हमने देखा नहीं है। तो जब इन दोनों का मान धनात्मक है तो सीमाबद्ध हैसियन निर्धारक का मान भी धनात्मक होगा, तो 2 बाई आर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी विधि है जो उपयोगिता अधिकतमकरण की विधि से हमने श्रम का पूर्ति वक्र निकाल लिया है। इसकी विशेषताएं अगर आप लिखना चाहो तो हमने पहली विधि में लिख दी, चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि यहाँ चूँकि मजदूरी की दर है ही नहीं इस फलन में, ऐसे में श्रमिक जो है अधिकतम कार्य करेगा वो T/2 यानी 24/2 बराबर 12 घंटा काम करेगा। अब फिर चाहे मजदूरी की दर कितनी भी अधिक क्यों ना हो, 12 घंटे से अधिक वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हम श्रम का पूर्ति फलन निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले व्याख्यान में। थैंक यू, धन्यवाद।